स्वागत है आपका। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं जो जीवों की मूलभूत इकाइयां हैं, उसके आगे हम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आखिर होता क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका का बिजली घर है। पहली बात, बिजली घर है। ठीक है, यहीं से जो भी सप्लाई होती है माइटोकॉन्ड्रिया से ही होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। पूछता है, हर एक अंडरलाइन कर रहा हूँ, हर एक इम्पोर्टेंट है, बता दे रहा हूँ आप लोग से। दोहरी झिल्ली होती है इसमें। जो बाहरी झिल्ली होती है छिद्रित होती है। बाहरी झिल्ली में छेद होता है, छिद्रित होती है। भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। क्या होती है? भीतरी झिल्ली जो होती है बहुत अधिक वलित होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को क्या कर देती है? बड़ा बनाती है। एटीपी एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो इसको क्या करती हैं, इसमें जो रासायनिक क्रिया होती है इसकी एरिया को क्या कर देता है? बड़ा कर देता है ना। एरिया को क्या करता है? बड़ा कर देता है। जीवन के लिए, किसके लिए दोस्त मेरे? जीवन के लिए, जीवन के लिए जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्राप्त करता है। तो पूछ सकता है कि जीवन जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा ऐसा अवयव है कि वो क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एटीपी एडिनोसिन एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फार्मूला होता है। ठीक है, एटीपी जो होता है कोशिका की ऊर्जा है। किसकी ऊर्जा है? कोशिका की ऊर्जा है। ठीक है, शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य करने के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। किसमें ऊर्जा का उपयोग करता है? एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। एटीपी जो है कोशिका की ऊर्जा है। एटीपी क्या है? कोशिका की ऊर्जा है, जो क्या करता है? शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य करने के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। संचित ऊर्जा का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो एटीपी में किसका उपयोग करते हैं? तो एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है। बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किसका स्वयं का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। तो स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है दोस्त मेरे? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है दोस्त मेरे? तो स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम किसमें होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। ये मतलब ये प्रोटीन भी स्वयं बनाते हैं, डीएनए तथा राइबोसोम खुद का होता है, और ये अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बना लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डीएनए होता है, इनका खुद का राइबोसोम होता है, और अपना कुछ प्रोटीन ये स्वयं क्या करते हैं? कुछ प्रोटीन जो होता है स्वयं ये क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। क्लियर है? क्लियर। आगे बढ़ जाइए। प्लेस्टिड की बात करते हैं, है ना। प्लेस्टिड प्लेस्टिड जो होता है ये किस में होता है? ये केवल पादप कोशिकाओं में होता है। किस में होता है? प्लेस्टिड जो होता है ये केवल पादप कोशिकाओं में होता है। किस में होता है? पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लेस्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? क्रोमोप्लास्ट ये होता है रंगीन प्लेस्टिड होता है, ये रंगीन होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये श्वेत तथा रंगहीन प्लेस्टिड होते हैं। श्वेत तथा रंगहीन क्या होते हैं? प्लेस्टिड होते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? रंगीन प्लेस्टिड होते हैं। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट जो होता है श्वेत तथा रंगहीन प्लेस्टिड होते हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है ना। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होते हैं उसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
उसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है। पौधे में जो क्लोरोप्लास्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है। प्लेस्टिड कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का पूछ सकता है कि ये कैसा होता है, तो रंगीन होता है। ल्यूकोप्लास्ट श्वेत तथा रंगहीन। ये क्रोमोप्लास्ट रंगीन होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट श्वेत तथा रंगहीन प्लेस्टिड होता है। ठीक है। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधे में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लियर है? अब आगे आ जाइए। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। मतलब क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अलावा इसके अतिरिक्त इसमें पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। नारंगी रंग के क्या होते हैं? वर्णक भी होते हैं। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? प्राथमिक रूप से अंगक है। प्राथमिक रूप से क्या है? ये अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट एक प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें क्या होता है? स्टार्च होता है, तेल होता है तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, है ना। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं। बहुत से झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। किस में स्थित होती हैं? स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। ठीक है। स्ट्रोमा में स्थित होते हैं। प्लेस्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लेस्टिड में भी अपना क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लेस्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भैया मैं जो भी पढ़ा हूँ इसको एक बार एनालाइज किया हूँ। ये क्वेश्चंस 100% आए हैं। आप देखिएगा प्रीवियस से उठा करके। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लेस्टिड में भी क्या होते हैं? डीएनए और राइबोसोम होते हैं। अगर बोल देगा किसमें स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा किसमें स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, दे देगा माइटोकॉन्ड्रिया दे देगा। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, लीमोप्लास्ट ऐसे करके दे देगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और किसमें नहीं भी होता है ये भी पूछ सकता है, किसमें नहीं होता है। ठीक है। तो बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्लेस्टिड में भी होता है स्वयं का डीएनए और राइबोसोम। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रसधानियाँ की बात करते हैं कि रसधानियाँ क्या होती हैं। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्त मेरे। रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थ जो सॉलिड होते हैं और जो तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। क्या हैं? संग्राहक थैलियाँ होती हैं। ठीक है। रसधानियाँ क्या है? रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ क्या होती हैं? छोटी होती हैं। जंतु कोशिका में रसधानियाँ जो होती हैं छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ जो होती हैं बहुत बड़ी होती हैं। जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ क्या होती हैं? बहुत बड़ी होती हैं। लेकिन दोनों में रसधानियाँ पाई जाती हैं, ये भी बात को ध्यान रखना। जंतु कोशिकाओं में तो छोटी होती हैं, लेकिन पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। ये क्या होता है कि ये ठोस अथवा तरल पदार्थों की क्या होती है? संग्राहक थैलियाँ हैं। ठीक है जी दोस्त मेरे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना। कुछ पौधे की, देखिए यहाँ पे दिया है कि कुछ पौधे की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानियाँ की माप है। कोशिकाओं के आयतन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोशिकाओं के आयतन का 50 से 90% तक होता है। जो रसधानियाँ होती हैं ना, तो जितनी कोशिकाओं का जो आयतन होगा उसका 50 से 60% तक ये होती है। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल क्लियर हो रही है बात, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है। अब पादप कोशिका की अगर हम बात करते हैं कि पादप कोशिकाओं में रसधानियों में कोशिका में क्या भरा जाता है? द्रव्य भरा रहता है। और ये कोशिकाओं को स्फीति
स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती हैं। क्या प्रदान करती है? कोशिकाओं को स्फीति और कठोरता प्रदान करती है। पौधे के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। ठीक है, ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन है। इसमें ये तो कठोरता प्रदान करता है, लेकिन पौधे के लिए जितने भी आवश्यक जो पदार्थ होते हैं, बहुत बहुत से पदार्थ रसधानी में क्या है उपस्थित होते हैं। और ये रसधानी में जो उपस्थित है ये क्या करते हैं? ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ इसमें क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अब हम देखिए बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एक कोशिकीय जीव की। तो एक कोशिकीय जीव जैसे आपका क्या है? अमीबा है ना। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा की, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उसके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। उसके द्वारा उपभोग में क्या लाए गए होते हैं? खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिकीय जीवों में क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ के अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? रसधानियाँ। इसमें एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा जो है, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा की जो खाद्य रसधानियाँ में उसके द्वारा उपभोग में लाई गई जो खाद्य पदार्थ होते हैं एक कोशिकीय जीवों में, जैसे आपकी अमीबा हो गया, वो विशिष्ट रसधानियाँ का प्रयोग करके क्या करते हैं? जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझ बात आई? बिल्कुल। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा दिया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है, ये देख लो। जो सेल है ना हमारी दोस्त, जो कोशिका है, सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई, ये तो हमेशा पूछता है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। अगर पूछेगा कि जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका है। ठीक है, क्या है? तो कोशिका है। जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है, क्या है? कोशिका। और कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचना इकाई है। और पूछेगा कि सजीवों की एक मूलभूत संरचना की इकाई क्या है? तो कोशिका। जीवों की एक मूलभूत इकाई का क्रियात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका। क्लियर है? ठीक है, तो ये सारी है। ठीक है, इसके बाद हम कोशिका विभाजन की बात करेंगे, है ना। कोशिका विभाजन की बात करेंगे। कोशिका विभाजन के बाद इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कोशिका विभाजन के बाद चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। क्लियर है दोस्त मेरे? ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू।